हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फिफ्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट लास्ट पार्ट है आज ये हमारा। पिछला पार्ट आपने रिवाइज किया होगा। तो हम आए हुए थे भील जो जनजाति है, किस तरीके का इसका निवास क्षेत्र, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर या वर्क प्रोसेस है उसके बारे में, और इनका क्षेत्र कहाँ पर है सबसे ज़्यादा निवास का, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विद्वानों का मत है कि भील जो है मध्य एशिया के मूल निवासी माने जाते हैं और प्राचीन समय से भारत में आकर बसे हुए हैं। तमिल भाषा के बिल्लर जो शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति मानते हैं भील की, और इस जिसका अर्थ होता है कि भी धनुष बाणधारी आखेटक, कि भी धनुष के द्वारा वो आखेट करते हैं कंदमूलों का और अपने भोजन के लिए। कुछ विद्वानों का मत अनुसार यह मुंडा जाति के वंशज माने जाते हैं। तो इनका निवास क्षेत्र का लगभग जो है अरावली पर्वत श्रेणियाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ और कोटा के पठार। इसके अलावा सबसे अधिक मध्य प्रदेश में भील, थार में झाबुआ, रतलाम, निमाड़ और राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके वातावरण है उबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्र में निवास करते हैं। 1000 मीटर की लगभग ऊंचाई के क्षेत्र में, जहाँ पर गर्मी की ऋतु सबसे ज़्यादा होती है और वर्षा भी लगभग 125 सेंटीमीटर के आसपास इस एरिया में होती है। तो उन एक क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर इमारती लकड़ी के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद वातावरण का क्या प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है कि भी भील जो है स्पष्ट दृष्टिगोचर प्रजाति या जनजाति मानी जाती है। जिसके शरीर का जो गठन है हष्ट-पुष्ट और साहसी वीर लोग होते हैं। बाल चिकने, काले और सीधे होते हैं। छाती चौड़ी, आंखें बड़ी, होठ पतले और मोटे होते हैं। क्योंकि गर्मी के क्षेत्र में रहते हैं तो इस प्रकार का जो शारीरिक गठन है वो इसी एरिया में देखने को मिलता है। बस्ती और आवास की अगर बात करें तो गांव के रूप में रहते हैं। 20 से 200 तक झोपड़ियाँ या इनके मकान होते हैं और काफ़ी दूर तक ये फैले होते हैं। भीलों के आवास को कू के नाम से जानते हैं, जो घास फूस के बांसों से बने होते हैं। ये लोग अपने स्थानों पर जो है टमाटर, मिर्च, सब्जियां इत्यादि उगाते हैं। भोजन के रूप में गेहूँ, चावल, मक्का का और मदिरा का भी सेवन करते हैं। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो मैंने बताया कि भी सब्जियां के साथ अनाज, चावल, दालें इत्यादि इन आसपास के एरिया में उगाते हैं। और चावल, मक्का, मोटे अनाज, इसके साथ साथ मिर्च और पपीते भी इनका प्रमुख भोजन के रूप में ये प्रयोग करते हैं। उद्योगों की अगर बात करें तो शहद, कंदमूल, लकड़ी काट कर ये अपना गुजारा करते हैं। ईमानदारी और सत्यवादी लोग ये माने जाते हैं। शारीरिक जीवन की बात करें तो पुरुष प्रधान समाज है। मुखिया समाज का या परिवार का वृद्ध व्यक्ति होता है। इसके बाद धर्म और संस्कृति की बात करें तो हिंदू धर्म के ही अनुयायी माने जाते हैं और देवी देवताओं के जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी जो ये उपासना भी करते हैं और होली को ये बड़े पैमाने पर ये मनाते हैं। ये इनके धार्मिक वर्ग थे। उसके बाद भारत में पाए जाने वाली जो प्रमुख प्रजातियां हैं स्टूडेंट्स, वो कौन सी हैं उनका अगर वर्णन करें तो भारत की प्रजातियां का सम्मिश्रण पाया जाता है कि भी एक प्रजाति नहीं, प्रजातियों का जो समूह है वो देखने को मिलता है। सीमावर्ती क्षेत्र हैं या आसपास के क्षेत्रों में भी ये लोग मिलते हैं। तो भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण की अगर बात करें तो रिजले और एडल और वान इंस्टेंट ने बताया था, हटन ने बताया था कि किस तरीके से इनका वर्गीकरण किया है। रिजले के आधार पर अगर बात करें तो द्रविड़, आदि द्रविड़न, इंडो आर्यन, मंगोलॉयड प्रजातियां भारत में देखने को सबसे ज़्यादा मिलती हैं। और इनका गुहा जो वर्गीकरण है सबसे मुख्य और सर्वमान्य जो है डॉक्टर BR गुहा द्वारा 1931 में इसकी जनगणना रिपोर्ट दी थी इन्होंने। कुछ जनजातियों की जिसमें निग्रो है, समासी तत्व जिसमें विभिन्न जो प्रतिनिधि जनजातियां हैं जिसमें
आगमी, नागा, बागड़ी, इरुला, कडार। तो ये जो जनजातियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से ये जो लोग हैं ऑस्ट्रेलियाई ओराव, सेमांग आदिवासियों को उन लोगों की संतानें मानते हैं जो किस समय भारत में निवास करते थे, मलेशिया के आसपास भी और बंगाली खाड़ी के द्वारा ये भारत में पहुँचे। तो इस तरीके से इनका जो है शारीरिक गठन अच्छा, लंबा कद, सिर छोटा, ये चीज़ें होती हैं दूसरी जो जनजातियों की तरह। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड की अगर बात करें तो भारत में पाने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है, जिसके लोगों का कद है वो नाटे छोटे कद के होते हैं। बाकी जो कलर है या शेप है शरीर की वो दूसरी जनजातियों की तरह देखने को मिलती हैं। मंगोलॉयड की अगर बात करें तो ईसा की प्रथम शताब्दी के मध्य भारत, म्यांमार, तिब्बत, चीन से आई ये प्रजातियाँ उत्तरी बंगाल के आसपास के मैदानों में, असम की पहाड़ियों में बसाव इन्होंने किया। तो आँख बादाम की आकृति की होती हैं, बाल कम होते हैं, कद छोटा होता है, ये इनकी विशेषताएं हैं। उसके बाद पूर्व मंगोलियाड की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। 2 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। एक तो मंगोल प्रजाति जिसके जो लंबे सिर वाली होती है, असम और म्यांमार की सीमा पर रहने वाले लोग हैं। दूसरा सिर चौड़े वाली प्रजाति है, बांग्लादेश के चटगांव के आसपास की रहने वाली ये प्रजातियां हैं, जिसका सिर चौड़ा, काला रंग और चेहरा चपटा होता है। तो इस तरीके से तिब्बती मंगोलियाड की भी इसी तरीके से विशेषताएं हैं। मध्य भूमध्य सागरीय जो द्रविडियन प्रजाति हैं उनकी भी इसी तरीके की जो विशेषताएं हैं, जो पश्चिम बंगाल, मालाबार तट के आसपास, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी के क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो ये जो जनजातियों का जो समूह है मानचित्र में, तो आप देख सकते हैं कि भी निग्रेटो है किस एरिया में सबसे ज़्यादा निवास करती है और कहाँ तक करती है। तो उत्तर भारत की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा बड़ी जो जनजाति है वो देखने को हमें मिलती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में और प्राचीन भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भी यही प्रजातियाँ निवास करती, जिसमें तमिल ब्राह्मण हैं, दक्षिण भारत की तेलुगु जनजातियाँ हैं। और भूमध्य सागर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का मराठा, यूपी, कोची, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ये जातियाँ जो हैं वो ज़्यादा निवास करती हैं। विशेषताओं इनकी पूर्वी और आधुनिक सेमेटिक प्रजाति मानी जाती है। भूमध्य सागर प्रजाति से बहुत मिलती जुलती है ये। इस तरीके से पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियाँ जो हैं भारत के मध्य एशियाई पर्वतों में निवास करती हैं पश्चिम की ओर। एल्पनाइड और डिनाइड आर्मेनाइड को 2 भागों में बांटा है इन प्रजातियों को, जिसमें एल्पनाइड है मध्यम छोटे कद की होती हैं। तो इस तरीके से जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं उनके अनुसार हल्का और मोटा शरीर इनका होता है। तो ये जो जनजातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं भारत की, सौराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, कन्नड़, तमिलनाडु, बिहार और गंगा का जो पूर्वी डेल्टा का क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, निवास करते हैं। निनारिक भी इसी तरीके की है, लंबे कद और काले रंग के व्यक्ति होते हैं, भारी और मोटी टांगें होती हैं। तो यह प्रजाति जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, सौराष्ट्र, कन्नड़ इसी क्षेत्र में ये भी निवास करती है। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत में जनजातियाँ जनसंख्या के वितरण का वर्णन करो, कि किस तरीके से भारत की जो जनजातियाँ हैं तो किस एरिया में कितना इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती हैं, वो सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आपने देनी है। कि भी जनसंख्या कितनी है जनजातियों में और किस क्षेत्र में ये निवास करती हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ है और कितनी मात्रा में ये लोग निवास करते हैं। तो भारतीय कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो उसका लगभग 8.08 भाग ये सारी जनजातियाँ हैं 2001 के अनुसार। और देश में इस जनसंख्या का जो वितरण है असमान रूप से पाया जाता है। असमान का मतलब होता है कि भी कोई
ऐसा नहीं है कि भी कहीं पर तो बिल्कुल भी नहीं है और कहीं पर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से समान मात्रा में पूरे भारत में ये नहीं है, कहीं कहीं पर देखने को मिलती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं, जंगली क्षेत्रों में अवगम्य क्षेत्रों में भी लोग रहते हैं, और सुरक्षित क्षेत्र इनके लिए जंगली क्षेत्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो उनमें ये रहते हैं। विविधता की अगर बात करें तो जनजाति की जो विविधताएँ हैं, संस्कृति कल्चर कैसा है, जनजातीय विविधता कैसी है, उनका जो वर्क प्रोसेस कैसा है, वो एक दूसरे से अलग और विशेष देखने को मिलता है कि भी लंबे बड़े समूह में रहते हैं, और इसी प्रकार की विशेषताएं दूसरी जातियों ने भी आपस में देख के धारण की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में जातीय जो विविधता है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में विविधता देखने को मिलती है। कारण क्या है कि भी जीवन पद्धति और प्राकृतिक वातावरण एक जैसा होता है लगभग इनका। इन प्रदेशों की जो कल्चर है वो सुरक्षित रही है, और प्रदेश में अलग अलग होने के कारण बाहरी दुनिया से इसका जो कटाव है वो भी हो जाता है। तो इस तरीके से इनकी जो विशेषताएं हैं देखने को मिलती हैं कि भी समान है। उसके बाद आती है बात जनजातीय जनसंख्या वितरण की। तो वितरण का क्षेत्र लगभग दो भागों में बांटा गया है कि एक तो राजस्थान से उड़ीसा तक उत्तर भारत का, अरे उत्तर पूर्वी राज्य जितने हैं हमारे वो सारे के सारे उन क्षेत्रों में। तो मिजोरम की कुल जनसंख्या 94.75 है, और इसी जनजातीय का भाग है जनसंख्या। और मध्य प्रदेश की जो 15.4 मिलियन जो जनसंख्या है सबसे बड़ा स्थान आता है। और भारत में पंजाब हरियाणा जनजातीय समूह, इसके अंदर किसी प्रकार की जनजातियाँ वो निवास नहीं करती, क्योंकि जनसंख्या जो है पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा निवास करती है, जहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा है। संघ जनजातीय प्रदेश की अगर बात करें तो जनसंख्या का वितरण मेघालय, मिजोरम, नागालैंड जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं हमारे, उनके अंदर 80% से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में, जंगलों में, अधिकतर कृषि के अयोग्य भूमि के क्षेत्र में जहाँ पर इनका कल्चर अलग होता है तो वो वहाँ पर ये निवास करते हैं। मध्य जनजातीय जो प्रदेश हैं इसमें मीडियम प्रकार की जो पॉपुलेशन है इनकी रहती है, तो वो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यहाँ से 20 से 80% तक जनसंख्या निवास करती है। और निम्न जनजातीय प्रदेश की अगर बात करें तो जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत 20 से कम है, और यह मैदानी भाग है जहाँ पर कृषि का विकास अधिक, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भी जनजातीय प्रदेशों की जनसंख्या का प्रतिशत है, हम डायग्राम के अनुसार देख सकते हैं कि भी मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर, त्रिपुरा में प्रतिशत जो है मणिपुर तक 50% से ज़्यादा है, यानी 63 से 94% तक। और त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और गुजरात की अगर बात करें तो लगभग 14 से 35 तक की प्रतिशत जनसंख्या का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि रिजले द्वारा दिए गए जो भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण है उनका वर्णन करो। पीछे भी आया था कि भी रिजले भी एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण करता है भारतीय जनजातियों का। तो इन्होंने भी कई प्रजातियों का सम्मिश्रण विद्यमान दिया है, जिसे ऐतिहासिक काल से लेकर समय समय पर जो परिवर्तन आए हैं भारत में बसती रही हैं, तो उनका भी वर्णन 1901 की जनगणना के अनुसार इन्होंने दिया। तो आर्यन और मंगोलियड जो जनजातियाँ हैं, द्रविड़न, तो तीनों को इन्होंने प्रमुख माना था। द्रविड़न की मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, पठार, तमिलनाडु का राज्य, तो इन क्षेत्रों में है। भारतीय आर्य की अगर बात करें तो 2000 ईसा पूर्व भारत में आई, और यह भारतीय मूल प्रजाति मानी जाती है। तो इस तरीके से विभिन्न जो प्रजातियाँ हैं वो मंगोलियड की भाई बताई गई थी, नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र यानी भारत की जितनी भी जो हिमालय पर्वत के आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें निवास करती है। द्रविड़न की बात अगर करें तो मिश्रित प्रजाति है किसकी, आर्यन की और द्रविड़ प्रजातियों की। तो इनका निवास क्षेत्र बिहार, यूपी और राजस्थान है। मंगोलियड द्रविड़ भी बंगाल की महत्वपूर्ण जनजाति है। उसके बाद सीथो द्रविड़न प्रजाति जो केरल, सौराष्ट्र और गुजरात, कच्छ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवास करती है।
तो इस तरीके से रिजले महत्वपूर्ण है जनजातियों के बारे में। तो रिजले का जो प्रजाति भेद है वो काफ़ी चेंजेबल भी है। तो आज का ये लेसन आपका समाप्त होता है। शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पर हैं आपके, कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथ साथ रिवाइज करते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।